is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is Advanced Direct and Indirect Speech और हम आज बोर्ड प्रिपरेशन करेंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कुछ ऐसे स्पेशल डायरेक्ट स्पीच लेंगे जिनको हमने इनडायरेक्ट में बदलना है और ये आपके लिए हर तरह से बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। हमारी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस हैं, आप बेसिक वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर हम सारे लेक्चर्स को अपडेट करेंगे और इस सीरीज़ की शुरुआत हम कर रहे हैं आज से, जिसमें हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लेंगे। इसमें इजी नहीं होगा और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी सीरीज़ को समझने के लिए, कोर्स को बहुत अच्छे से करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी सेड let us study now। आपने said, asked, said के बाद that लगाना, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। आज आप मिसलेनियस देखेंगे इस लेक्चर में। मिसलेनियस का मतलब है सभी तरह के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं। देखिए, let के साथ अगर कभी भी us आ जाता है तो आप let us की जगह पर that they should लगाते हैं। let के साथ आप that they should लगाते हैं। कंडीशन यह है कि let के साथ आपका जो प्रोनाउन है us आ गया हो और आप said की जगह पर suggested करते हैं। आप proposed भी कर सकते हैं, आप proposed भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास शी के साथ सैड टू, अगर यहाँ पर हिम आया है, इट मीन्स अगर सैड टू आया है तो नॉर्मल जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके टू को हटा दिया जाता है। लेकिन लेट अस आने पर अगर लेट अस आ जाए तो आप क्या करते हैं, सजेस्टेड के साथ या प्रोपोज्ड के साथ टू आपको लगाना ही लगाना होता है और अगर टू नहीं आया है तो आपको टू नहीं लगाना होता और आप सीधे इसको सॉल्व कर देते हैं। लेट अस की जगह आपने ये जो बॉक्स हमने यहाँ पर बनाया यहाँ पर कॉपी कर देना है, दैट दे शुड स्टडी देन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दैट दे शुड स्टडी देन। हो सकता है देन आपको स्क्रीन पर यहाँ से ना दिख रहा हो, हम देन यहाँ पर लिख लेते हैं। जितने भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स यस्टरडे हुआ, आपका एगो हुआ, टुमारो हुआ, इनको आप बदलते हैं। ये हमारी बहुत सारी वीडियोस में हमने आपको समझाया हुआ है कि किस एडवर्ब को किस तरह के फ्रेज में हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता दें कि नाउ को हमने देन में कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ पर हमने शी लिखा, सजेस्टेड टू, सैड के साथ आने वाला टू, लेट अस आने पर, स्पेशली अस आने पर हम टू लगाते हैं और हम यहाँ पर हिम लगाएंगे। और अब आप क्या करेंगे, अब आप आगे करेंगे दैट दे शुड गो। तो हमने ये देखा कि हम दैट दे शुड करते हैं लेटस की जगह पर, देखिए यहाँ भी हमने किया। और अगर लेटस वाले में टू आया है तो सजेस्टेड के बाद भी टू लगेगा और प्रपोज्ड के बाद भी टू लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात आपको ये होगी कि अगर आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन दे दिया जाए कि शी सेड टू मी let us finish the dispute। आपने क्या कहा, let us finish the dispute। अब यहाँ पर एक ख़ास बात सामने आई, अगर आपका दोनों तरफ यहाँ भी
और यहाँ भी अगर आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से कोई एक है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई एक वर्ड है, तो आप दैट दे शुड लगाते हो। लेकिन अगर सैड से पहले आई या वी और ऑब्जेक्ट यानी लिसनर, ये स्पीकर है बोलने वाला, ये लिसनर है और लिसनर की जगह आपका मी या अस, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर मी आ गया, तो फिर आप लेट अस की जगह पर दैट दे शुड की जगह दैट वी शुड लगाते हैं। ये आपका जो है एक रूल बन गया कि अगर आपके स्पीकर और आपके लिसनर की जगह इन 4 वर्ड्स में से यानी फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप वी शुड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा, क्या होगा, वह आंसर होगा शी सजेस्टेड टू मी, शी सजेस्टेड टू मी दैट we should finish the dispute। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम केवल रूल नंबर 1 देते हैं। रूल नंबर 1 के अंदर ये इसके सब पॉइंट्स थे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप देखते हैं कुछ दूसरे मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा अरे इनमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको पॉइंट आउट कर दें कि यहाँ क्या ख़ास बात है। अगर आपको नो कॉमा के साथ किसी नेगेटिव सेंटेंस में दे दिया जाए और यस किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में दे दिया जाए और वेल जैसा वर्ड आपको एक्स्ट्रा किसी भी कॉमाज वाले पार्ट के अंदर पहले वर्ड के रूप में दे दिया जाए, कॉमाज वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर वेल आ जाए तो इस वेल के लिए क्या लिखते हैं, ये आज हमें यहाँ पर समझना है। अगर आपको नॉट वाले पार्ट से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडवर्ब आया है, नेवर आया है, नॉट आया है, नेगेटिव एडवर्ब आया है, तो आप इस नो की कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। और अगर आपका यस के बाद कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यस की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे ड्रॉप कर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ही सेड दैट he couldn't do it। और यहाँ पर I'll do कुछ भी हो सकता है, हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है केवल। तो आप अगर ये सीधे सीधे आपको लिखना है तो आप कह सकते हैं she said that she would। अगर किसी के क्वेश्चन के बाद ये बोला गया तो आप यहाँ पर रेप्लाइड वर्ड यूज़ करेंगे और शी वुड कर देंगे। शी कैसे बदला जाता है, वुड कैसे बदला जाता है, ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से पर्सन कैसे बदलते हैं, टेंसेस कैसे बदलते हैं, अगर इस तरह के वीडियोस आपको फ्रॉम ABCD ऑफ योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस सीरीज़ में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो। फिलहाल यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बोर्ड प्रिपरेशन है और किस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, ये सीधी अप्रोच है। आप सीधा याद कर लेंगे कि यस अगर कहीं पर आता है और अंदर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको इस तरह से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में डालना होगा। यहाँ पर हमें वेल आया तो वेल की कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वेल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फ्रेजेस में। आप सीधा सा लिख देंगे ही सेड दैट देयर वॉज नो प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नो प्रॉब्लम आया तो देयर वॉज कहाँ से हमने लगा दिया। देखिए अगर हमने किसी को कहा नो प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स आई हैव नो प्रॉब्लम,
आई हैव नो प्रॉब्लम मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम को आप कर देंगे पास्ट में, देयर वॉज नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन होती है जो केवल स्पोकन में है, उसको आपने फुल क्लोज के अंदर बदल देना होता है। एक्चुअल में ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी थर्ड पर्सन को वही बात होने के समय को बीतने के बाद बताते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे को वह कहकर बोलेंगे और हूं का था हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त आप बात कर रहे होंगे ये समय जो है बीत चुका होगा। तो इस तरह से हम इसको रिपोर्ट कहते हैं। जो हम ब्लू में लिख रहे हैं, जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में अधूरी बात तो लिखेंगे नहीं, जैसे हमने नो प्रॉब्लम तो स्पोकन में कह दिया सीधे सीधे, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स हमारे जो पिछले जो सेकंड ग्रुप के एग्जाम्पल्स थे उनसे मैच करते हुए आपको लिखेंगे। ये 3rd नंबर में है। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नो के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि यस के बाद पॉजिटिव सेंटेंस था और नो के बाद नेगेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पर नो के साथ अफर्मेटिव है और यस के साथ नेगेटिव है। इस एडवर्स कॉम्बिनेशन को, इस उल्टे कॉम्बिनेशन को कैसे हम देखेंगे, आइए यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको भी वैल्यू देना है और इसको भी वैल्यू देना है। तो नो को जब हम वैल्यू देते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये तरीका है कि हम लिखें ही रेप्लाइड। अगर किसी ने नो कहा तो ऑफ कोर्स किसी ने सवाल तो पूछा है, तो आप लिखेंगे ही रेप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अब सेड दैट के बाद आई का क्या बनेगा? आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास आएगा? ही के पास। तो ही वुड मैनेज देन, ही वुड मैनेज देन। अब इस नो से हम एक अलग तरह से भी निपट सकते हैं। आप इस तरह से लिखिएगा ही, इसको हम अलग कलर से लिख लें ताकि आप इसको अच्छे से पहचान पाएं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। ही आर डिनाइड, यानी नो का मतलब है मना कर दिया, ही डिनाइड। उसके बाद लिखेंगे एंड सेड दैट, ही डिनाइड एंड सेड दैट ही वुड मैनेज देन। तो यहां पर एक वर्ड आया डिनाइड। डिनाइड का मतलब हो गया मना कर दिया, और यहां से फिर एंड सेड दैट करके हमने आगे फर्दर लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसके सॉल्यूशन से पहले इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि अब बाद में परेशानी ना हो। मना करना, मना करना आपको कई जगह पर कई अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करना पड़ सकता है। मना करना एक होता है डिनाइड, ठीक है। दूसरा मना करना होता है फॉरबेड। एक मना करना होता है डेक्लाइंड, ठीक है। और एक मना करना अभी लिखेंगे, वो माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है। तो डिनाइड किस तरह का मना करना है? ओके, वो है फॉरबेड आ गया। वह मना करना किस तरह का है? आपसे किसी ने जानकारी ली और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं? डिनाइड लिखते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा कि ये जग आपने तोड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर आप डिनाइड लगाते हैं। फॉरबेड कहाँ लगाते हैं? डॉक्टर ने आपसे मना किया कि आप स्मोकिंग ना करें, तो जब जो है स्पीकर लिसनर को, एस फॉर स्पीकर, एल फॉर लिसनर को, ठीक है, रोकता है, रोकने को चेक कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को रोकता है तो वहाँ पर फॉरबेड लगाते हैं, यानी हिंदी में लिख सकते हैं दूसरे को मना करना।
दूसरे को मना करना। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था स्वीकार करने से मना करना, स्वीकार करने से मना करना कि भाई मैंने नहीं किया, मना करना। अब है क्या? डेक्लाइंड। डेक्लाइंड आता है ऑफर में। सपोज कीजिए किसी ने आपसे पूछा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, तो आपने कोई एक चीज़ चुननी है या दोनों लेना है, आपने कहा नो नथिंग, कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आपको जो ऑफ़र मिला था आपने उसे मना कर दिया, तो ऑफ़र का मतलब हुआ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक तरह से दावत, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को डेक्लाइन करते हैं। याद आ गया वो होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ आप जब करते हैं जब आप पहले आपने हाँ करी हो लेकिन बाद में ना कर दी हो, बाद में आपने मना कर दिया हो। सपोज़ कीजिए हमने पहले कहा कि एक्स्ट्रा क्लास लेंगे लेकिन बाद में कह दिया कि नहीं अब नहीं होगी, तो ये रिफ्यूज़ होगा। तो इसमें से कौन सा वर्ड आपको लगाना है वो आपको सेंटेंस जब कई सारे सेंटेंसेस के ग्रुप में आएगा तो आपको तब वहाँ पर समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना है। इन सारे वर्ड्स को आप लिख लीजिए। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर इन वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आपको एक ही आंसर में सारे वर्ड्स लगे हुए आएंगे देन यू विल चूज़ अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस सेंस में कौन सा वर्ड लगाना है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको अलग कलर में करेंगे ताकि एक आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यह बनेगा शी सैड दैट। अब यहाँ पर यस है तो और यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप इस यस को कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपने क्या किया था? शी रेप्लाइड इन द नेगेटिव, तो अब आप करेंगे शी रेप्लाइड इन द पॉजिटिव, और आगे आप जानते ही हैं इन द पॉजिटिव का मतलब हो गया रेप्लाइड, इन द पॉजिटिव का मतलब हो गया यस। इसी तरह से यहाँ नो का मतलब था रेप्लाइड इन द नेगेटिव, और फिर आप यहाँ एंड सेड दैट, एंड सेड दैट आप यहाँ से लिखेंगे यू। अब यहाँ पर जो यू दे रखा है यहाँ लिसनर है नहीं। जब लिसनर ना हो और आपको सेकंड पर्सन दे रखा हो तो आप अपने आप से लिसनर को ही मान लेते हैं। अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और ही वाला ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर ये भी मान लेंगे कि शी ने मी से कहा था। बट ग्रामेरियंस के अनुसार हम जहाँ पर हमें कोई जेंडर क्लियर ना हो वहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, यानी मेल थर्ड पर्सन हम यहाँ पर मानेंगे, तो वो हिम होगा। तो हिम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि यू को यहाँ पर ला करके दैट ही वुड नॉट, और आगे गो नाउ जो है तो वो गो देन बन जाएगा। अब जिस तरह से हमने रेप्लाइड इन द नेगेटिव और डिनाइड किया था उसी तरह से इसका आप दूसरा रूप यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसका दूसरा रूप ले लेंगे। और दूसरा रूप क्या होगा? आप लिखेंगे शी एक्सेप्टेड, आपने रेप्लाइड इन दी पॉजिटिव की जगह यहाँ पर आपने लिखा शी एक्सेप्टेड। शी एक्सेप्टेड किसकी जगह लिखा? रेप्लाइड इन दी पॉजिटिव की जगह शी एक्सेप्टेड एंड सेड दैट, और एंड सेड दैट के बाद ये आपका जो सारा था आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर, और ये 4 का ए पार्ट है, ये 4 का बी है। दोनों समवॉट सिमिलर हैं बट लिटिल बिट डिफरेंट हैं दोनों। क्या डिफरेंस है ये अभी हम समझने यहाँ पर वाले हैं, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड टू मी थैंक यू। तो इसको हम, ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है इसको हम अपनी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्यों हैं? तो इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से देखेंगे, ही थैंक्ड मी,
ही थैंक्ड मी। तो थैंक यू को हमने यहाँ मी लिसनर मानते हुए ही थैंक्ड मी कर दिया। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पर लाएंगे। जैक ने कहा चीयर अप मदर, तो आप कहेंगे जैक, चीयर को आप इस मेथड से चीयर्ड अप हिज मदर, आपने स्टेटमेंट के रूप में इसे प्लेन सॉल्व कर लिया और यहाँ से एंड सेड दैट करके आप दोबारा लिखेंगे एंड सेड दैट ही वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। तो ये आपके सामने एक नया मेथड आया, उस मेथड से अलग जिसमें आप सेड दैट करते थे और आस्क करते थे। अब यही एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। स्पीकर सेड आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल को आप डायरेक्ट स्टेटमेंट में ले लेंगे। एक तो तरीका यह है दैट स्पीकर सेड दैट ही ऑब्जेक्टेड हिज प्रपोजल, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है इस मेथड के आधार पर, द स्पीकर ऑब्जेक्टेड हिज प्रपोजल, और लास्ट में जब आप इस पार्ट को कनेक्ट करेंगे तो इस सर के लिए आप रेस्पेक्टफुली लगाते हैं, लेकिन पहले इसको जोड़ेंगे एंड आकर, एंड आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, इससे आगे आप समझ ही रहे होंगे। इफ के बाद आप यू को ही बनाएंगे और हैव को हैड बनाएंगे। इफ वी हैड कंसिडर्ड, बिल्कुल वही पुराना पैटर्न कि आप टेंस बदल करके पर्सन बदल कर सारा उतारते जाएं। कंसिडर्ड हिम डिसऑनेस्ट, इफ ही हैड कंसिडर्ड हिम डिसऑनेस्ट। एक बार यहाँ हल्का सा फिर समझ लेते हैं। स्पीकर ने ऑब्जेक्ट किया उसका प्रपोजल, हमने इसको पूरा यहाँ स्टेटमेंट टाइप में दे दिया और यहाँ से जो क्वेश्चन था यहाँ से एंड आस्क लगाया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सर था तो सर के लिए हमने रेस्पेक्टफुली आस्क्ड के बाद लगाया, क्योंकि इसके लिए आप इफ़ लगाएंगे, इफ़ से पहले रेस्पेक्टफुली आपको लगाना ज़रूरी है, और इस तरह से हमने इसे पूरा किया। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, और आपको इनमें से कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और कहाँ आप और फर्दर समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिएगा इस सीरीज़ में न्यू पार्ट 1 से जो हमने शुरू की है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स हमारे साथ क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।